जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। और दोस्तों, एनवायरनमेंट सीरीज की इस वीडियो के अंदर आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंदर हम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हमारी पहली क्लास पर्यावरण की इंट्रोडक्शन क्लास थी। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वीडियो का लिंक प्रोवाइड है। आप जाकर के उस वीडियो को देख करके फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसकी गहनतम जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन गहनतम जानकारी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के किस चैप्टर के अंदर हमें कितना पढ़ना जरूरी है कि हमारा एग्जाम आराम से निकल जाए और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को इस वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का। उसके बाद कुछ और टर्म्स जो इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हुई, इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, इन सभी चीजों पर हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अंत में हम पीवाईक्यू शामिल करेंगे कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से संबंधित अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें इस विषय से संबंधित कितने सवाल और किस टाइप के सवाल हैं, तो पीवाईक्यू के माध्यम से उसे देखेंगे। साथ ही जो हम अभी 15-20 मिनट के अंदर कंटेंट देखने वाले हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के अंत में मैं कराऊंगा। तो आप लोगों के लिए बड़ी ही शानदार और बड़ी यूजफुल वीडियो होने वाली है। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर करिएगा यार, जरूर देखिएगा, स्किप वगैरह मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए आइए बात करते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, इकोलॉजी थोड़ा सा हम समझेंगे। इस वाले चित्र को आप देखते रहिएगा। इस वाले चित्र से बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, चित्र को यहाँ पर इमेजेस लगाने के पीछे मेरा उद्देश्य होता है कि जो कंटेंट आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं स्क्रीन पर, उससे संबंधित यदि चित्र आपके सामने उपस्थित होता है तो कंटेंट समझने में आपके लिए आसानी होती है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इकोलॉजी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इकोलॉजी की सिंपल परिभाषा ये है। इकोलॉजी को हम पारिस्थितिकी हिंदी में बोलते हैं। पारिस्थितिकी दोस्तों जीवों और उनके वातावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, ये अध्ययन क्या करता है? तो ये अध्ययन दोस्तों जीव अपने भौतिक, रासायनिक और जैविक वातावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है, कैसे इंटरेक्शन करता है, वे इनसे कैसे प्रभावित होते हैं, इन समस्त चीजों का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप अभी तक आपको इकोलॉजी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। अच्छा, अब इकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों, जर्मन जीव विज्ञानी है अर्नेस्ट हैकेल साहब। इन्होंने 1866 के अंदर इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम के अंदर या फिर कोई और जो एग्जाम होंगे जिसमें एनवायरनमेंट आता होगा, जैसे टीचिंग एग्जाम्स में, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। अच्छा, अब इकोलॉजी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है समझना चाहिए। तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओकियोस, जिसका अर्थ होता है गृह या घर या आवास, और दूसरा शब्द है लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन अर्थात विज्ञान या ज्ञान। तो कुल मिलाकर के इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि प्रकृति में जीवों और उनके आवास के बीच के संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी है। आई होप आपको इकोलॉजी बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में समझ आई होगी। तो चलिए, इकोलॉजी के बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। दोस्तों, इकोसिस्टम क्या है उसे भी आप समझिए। इकोसिस्टम समझने से पहले मैं आपको बताऊं तो जो ओकियोस और लोगोस हमने बताया, उसके साथ साथ वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को थोड़ा व्यापक रूप दे दिया गया है। अब क्या होता है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं तथा उनके वातावरण के बीच अंतर संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक वातावरण की जो इंटरेक्शंस होते हैं उनका भी अध्ययन अब इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इकोसिस्टम पर बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है?
तो भैया सबसे पहले ये समझना है कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद हैं आर्थर टांसले साहब, इन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का यूज किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज किसने किया, 1935 में आर्थर टांसले जो कि एक ब्रिटिश पर्यावरणविद हैं, उन्होंने इकोसिस्टम शब्द का यूज किया। ठीक है, ध्यान रहे। अब दोस्तों इकोसिस्टम शब्द का उपयोग जीवों और उनके भौतिक परिवेश के परस्पर संबंधों को दर्शाने के लिए किया गया। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने आपको पर्यावरण की पहली क्लास में समझाया था, याद होगा, जैविक और अजैविक घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर भी जैविक और अजैविक घटकों के बीच ये एक जटिल लेकिन संतुलित पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। आई होप आपको इकोसिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इकोसिस्टम के बारे में जैविक अजैविक घटक समझने के बाद आप ये जानिए कि सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठकों के जो समूह होते हैं, जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक जो पारितंत्र होता है वो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होती है। दोस्तों जो पारितंत्र होता है वो एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण जो कि अजैविक घटक आप समझते हैं उनके साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो स्पष्टतः निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है, जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। तो आई होप इतनी सारी कहानी के बाद आपको इकोसिस्टम बहुत ही आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अच्छा दोस्तों, इकोसिस्टम की कुछ विशेषताएं, की फीचर्स जो हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लाइनें सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछी जा भी चुकी हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो पहला इसकी जो विशेषता है वो समझिए दोस्तों, ये एक संरचित और सुसंगठित तंत्र होता है इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। और तीसरी बात यह है इंपॉर्टेंट कि इसकी उत्पादकता इसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। और जो चौथा विशेषता है वो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है एक खुला तंत्र जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है खुला तंत्र। जैसे खुले मानसिकता का एक व्यक्ति, खुले विचारों का व्यक्ति दुनिया की तमाम अच्छे सुधारों को आराम से अपना सकता है और उसकी सारी चीजें बहुत सुचारू रूप से चलती हैं, वैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। तो दोस्तों आई होप पारिस्थितिकी तंत्र को आप बहुत अच्छे से समझने में कामयाब हुए होंगे। तो अब आइए हम थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं रूल्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के रूल्स होते हैं, जी हाँ, तो इन रूल्स को थोड़ा समझिए। 4-5-6 रूल हैं, उनको समझ लेंगे तो हमें इकोसिस्टम थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, और दोस्तों संपूर्ण जो जैवमंडल होता है वो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल जो है एक इकोसिस्टम का उदाहरण है, ये एक इकोसिस्टम ही है। ठीक है, और जैवमंडल क्या है, पहली क्लास अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैवमंडल क्या है वो हमने बताया था कि स्थल मंडल, जैवमंडल, जल मंडल, वो हमने आपको बताया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लासेस जो हैं, पहली क्लास अगर आपने बहुत सीरियस होके पढ़ा होगा, समझा होगा, तो जैविक अजैविक आपको समझ में आया होगा, उत्पादक उपभोक्ता समझ में आया होगा, संपूर्ण जैव मंडल, ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्लासेस के अंदर ये सब चीजें मल्टीपल टाइम रिवाइज होगी और ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का तीसरा रूल ये है
कि जीव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से एक क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। याद रखना है कि इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ये एनर्जी का एक पिरामिड है। आप समझ रहे हैं कि नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक दिशा में। अब इसका आगे वाला कंटेंट जब मैं पढ़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये देखिए, बढ़ते पोषण स्तरों में, ये सभी पोषण स्तर है, ठीक है, ये सभी पोषण स्तर है। जब ये बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। ऊर्जा बढ़ते पोषण स्तरों में क्षय होती चली जाती है और प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है। देखिए यहाँ पर 10%, 10%, 10%, 10% और अंत में भी 10% ऊर्जा ही प्राप्त हो पा रही है। और इसे दोस्तों ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आए होंगे कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम क्या होता है। इस चित्र के माध्यम से ये बात आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर से सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट नियम क्या है कि सभी जीव जंतु पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि किसी एक प्रजाति की संख्या बदलती है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाता है। ये बात आपको आसानी से समझ में आई होगी, ठीक है। और दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व लगातार चक्र के रूप में घूमते रहते हैं, जिनमें हम कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र और फास्फोरस चक्र जैसी चीजों को देख पाते हैं। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, आप ये समझिए कि जो सूर्यातप होता है, यानी कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो पारतंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। और सूर्यातप में कमी पारतंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। और यही कारण है दोस्तों कि जब हम ज्योग्राफी के अंदर निम्न अक्षांशों से देखते हैं तो उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः पारतंत्र की जो उत्पादकता होती है वो घटती हुई चली जाती है और जैव विविधता में भी कमी आती है, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का मैं आपको बता दूं, अंतिम उद्देश्य यही होता है कि जैव विविधता की समृद्धि, पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण का होना है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को समझने से पहले थोड़ा सा फिर से हम भूमिका बनाने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक बृहद संकल्पना है जिसकी अपनी कार्यप्रणाली होती है और इस तंत्र में जैविक संरचना के निर्माण तथा आवश्यक आंतरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश जो है होता रहता है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो पारितंत्र है वो सुचारू रूप से कार्यशील रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है, क्योंकि दोस्तों किसी पारितंत्र के जीवित संगठक के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं और ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक एवं अजैविक पदार्थों के वितरण एवं संचरण में दोस्तों सहायक होता है। आप सब जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो आइए इन कार्यों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला कार्य है ऊर्जा का प्रवाह। आप सब जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है, और इसमें मिलने वाली जो सौर विकिरण है। इसके अलावा दोस्तों आप भूतापीय ऊर्जा के बारे में समझते हैं, ब्रह्मांडीय विकिरण और आदि ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में भी हम जानते हैं। सौर ऊर्जा दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैव मंडलीय पारितंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण और पुनर्चक्रण में सहायक होता है। और दोस्तों पदार्थों के चक्रण और संचरण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जब पदार्थों का संचरण, चक्रण और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया हो तो वहां हम जानते हैं कि ये भू रासायनिक चक्र की प्रक्रिया
पूरी हो रही है, जिसके अंतर्गत आप जल चक्र और गैसीय चक्र को शामिल करते हैं और इन चक्रों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे पहली पॉइंट हमारी कि ऊर्जा प्रवाह जो है पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य से उत्पाद को उपभोक्ता और अपघटक तक होता है और यह ऊर्जा जो है एक दिशा में प्रवाहित होती है। हमने पढ़ लिया है पारिस्थितिक तंत्र के विशेषताओं में कि ऊर्जा जो है एक दिशीय प्रवाहित होती है। ठीक है। पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि का क्या होता है, पुनर्चक्रण होता रहता है। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र के सबसे प्रमुख कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है जैव विविधता का संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। तो ये विभिन्न प्रकार के जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में जो है वो सहायक होता है। साथ ही चौथा बड़ा कार्य है पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। ये दोस्तों विभिन्न प्रजातियों के बीच संतुलन बनाता है जिसमें खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला सुचारू रूप से कार्य करती है। अच्छा, फूड चेन और फूड वेब्स, इसके बारे में हम इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला हमें तुरंत समझ में आ जाए। अब इसके जस्ट बाद वही आने वाला है। अपघटक, डिकम्पोजर, ये हमने जो है पहली क्लास के अंदर समझा था, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा। तो मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को अपघटक जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसे पुनः मिट्टी में मिला देते हैं जिससे पोषक तत्व पुनः उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। और छठा जो विशेष प्रमुख कार्य है वो है जल तथा वायु चक्रण, वाटर एंड एयर सर्कुलेशन होता है पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य। वाष्पीकरण, वर्षा और वायुमंडलीय गैसों के संतुलन को ये बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण कार्यों को आपने समझ लिया, तो आइए अब समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता होती है यानी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वो क्या है। तो दो तरह की उत्पादकता होती है। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो दोस्तों किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जो है स्वपोषी जो उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो मैंने आपको समझाया ही है, उनके द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को जो है हम कहते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता यानी कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, स्वपोषी प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं उनके द्वारा जैविक पदार्थों तथा ऊर्जा के उत्पादन को हम प्राथमिक उत्पादन कहते हैं और इस तरह हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमारे प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो दोस्तों, हम दो तरह की जो उत्पादकता है उसको पढ़ेंगे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर। एक सकल प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो देख लीजिए क्या है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित कुल जैविक पदार्थ की मात्रा जो है वो सकल प्राथमिक उत्पादकता कही जाती है। और दूसरा शुद्ध जो प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, एनपीपी और जीपीपी, ये समझते रहिएगा। एनपीपी दोस्तों सकल प्राथमिक उत्पादकता में पौधों की आप अगर श्वसन रेस्पिरेशन में उपयोग की गई जो ऊर्जा है अगर उसे घटा देंगे तो आपको शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त करना है तो आपको जीपीपी में से रेस्पिरेशन यानी कि जो पौधे श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ऊर्जा उपयोग करते हैं उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो उत्पादकता है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों, पारितंत्र की घटती उत्पादकता का क्रम क्या है उसको समझिए, ये एग्जाम के अंदर आता रहता है और बहुत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो मैंग्रोव्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे उनमें सबसे अधिक जो है कि जैव विविधता उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी होती है उनकी सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद आते हैं घास स्थल, यानी कि मैंग्रोव के बाद सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी घास स्थल की होती है, घास के जो मैदान होते हैं। फिर झीलों की होती है, उसके बाद महासागरों की होती है। तो आप इस सीक्वेंस को घटती उत्पादकता क्रम को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे। दोस्तों, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को हम बायोमास कहते हैं। आपने बायोमास कई बार सुना होगा, लेकिन आपको बायोमास की परिभाषा यहाँ से समझ में आएगी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का जो सकल यानी कि कुल शुष्क भार है वही बायोमास है। ठीक है, आई होप दोस्तों बायोमास समझ में आया। किसी क्षेत्र के
किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को क्या कहते हैं? उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। अब दोस्तों सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? मैंने पहले ही बताया। और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? ये भी, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों मैं ये बताऊं कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता होती है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। कौन से कारक? तो प्रथम कारक वो हैं कि प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं यानी कि हरे पौधे, उनको सुलभ होने वाली ऊर्जा की मात्रा, और दूसरा कारक है हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करने की जो उनकी जो क्षमता होती है, वही जो है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों अब इतना कुछ समझने के बाद आप ये समझिए कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है वो हमने समझ ली। अब आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। यानी कि अभी हम खाद्य श्रृंखला को समझने का प्रयास करते हैं। पोषण स्तर हम पहले देख चुके हैं, यानी कि हरे पौधे उत्पादक, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। ये पिरामिड के माध्यम से हमने पहली क्लास में देखा था, लेकिन इसके आगे भी हम ये चीज जो पोषण स्तर है यानी कि ट्रॉफिक जो लेबल्स होते हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले फूड चेन समझते हैं। इस चित्र को आप आराम से देखिए, उसके बाद कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, सूर्य का प्रकाश मिला, ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिला हरे पौधों को, और इन्होंने फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से अपना भोजन तो बना लिया। अब ये जो घास पात हैं, जो हरे पौधे हैं, उनको खाया टिड्डे ने, ग्रास ऊपर टिड्डे भाई साहब। अब टिड्डे भाई जो है भोजन बन गए मेंढक भाई के। और मेंढक भाई को आपने देखा होगा कि सांप जो नागराज होते हैं वो खाते हैं, और नागराज के भी एक ग्रैंड डैडी होते हैं, ये भाई हॉक। ठीक है, हॉक भाई। उसके बाद हॉक भाई भी जो है डिकम्बोजर्स द्वारा निपट जाते हैं। ठीक है, अब ये एक साइकिल है। इस साइकिल से आपको क्या समझ में आया? जो हरे पौधे हैं वो प्राथमिक उत्पादक हो गए, जो टिड्डे महाराज हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, जो मेंढक राजा हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, और जो सांप नागराज हैं वो तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आए, और जो ये हमारे हॉक हैं वो अपेक्स सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता में कंसीडर किए जाएंगे। और ये भी जब निपटेंगे तो डीकम्पोजर्स के थ्रू ही ये जो है फिर से जो है इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला आपको बहुत हद तक समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी कुछ कंटेंट के माध्यम से समझिए। जीवों के बीच भोजन तथा ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने वाली प्रति इकाई की एक प्रक्रिया है खाद्य श्रृंखला। इसमें उत्पादक, यहाँ पर समझिए, मैंने बताया आपको, उत्पादक सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जीव खाते हैं, तो ये टिड्डे ने खा लिया। उसके बाद फिर इन्हें माध्यमिक उपभोक्ता मांसाहारी खाते हैं, मेंढक राजा। उसके बाद उच्च स्तरीय उपभोक्ता यानी कि शीर्ष मांसाहारी, मेंढक को खा गया जो है कि सांप को खा गए जो है हॉक। तो ये सबसे ऊपर के उच्च जो है शीर्ष मांसाहारी खाते हैं जो है अब सेकेंडरी जो उपभोक्ता होते हैं उनको। ठीक है, अब दोस्तों अंत में जो अपघटक होते हैं, यहाँ मैंने जिनके बारे में आपको बताया, उनमें बैक्टीरिया और कवक मुख्य रूप से होते हैं। ये मृत जीवों को यानी गिद्ध जब मर जाएगा, ये बाज जब मर जाएगा, उसको विघटित करके पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिला देते हैं, और खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का संतुलन बनाए रखती है। ये चक्र इसी हिसाब से ऐसे गोल 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 चलता रहता है। तो आई होप खाद्य श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। उदाहरण भी यहाँ देख लीजिए, घास हुआ, घास को हिरण खा गया, हिरण को बाघ खा गया। उसी तरह से यहाँ पर टिड्डा, मेंढक और सांप और गिद्ध वाली कहानी है। ये दोस्तों ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी स्थिरता के लिए जो है बहुत आवश्यक है कि हमारी फूड चेन कंप्लीट होती रहे, कहीं भी कोई डिस्टरबेंस ना आए। दोस्तों अब यहाँ पे फूड चेन समझने के बाद आप फूड वेब को थोड़ा समझ लीजिए। चित्र को फिर से आपको देखना है, चित्र की हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो सबसे पहले कंटेंट पढ़ते चलेंगे, चित्र को देखते चलेंगे। जैविक समुदाय में, मान लीजिए ये एक जैविक समुदाय है पूरा, तो उसमें विभिन्न जीवों के आपसी भोजन श्रृंखला का ये एक जटिल तंत्र होता है।
खाद्य जाल। ठीक है, कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपसी संबंध से ये बनता है। खाद्य जाल जो है उसमें कई खाद्य श्रृंखला हो सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह संतुलित रहता है। ठीक है, इसमें उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं, उन्हें उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जो होते हैं, जैसे खरगोश हुआ, चूहा हुआ, टिड्डा हुआ, ठीक है, ये सब शाकाहारी हैं। शाकाहारी और मांसाहारी तथा अपघटक इन सब में शामिल होते हैं इस खाद्य जाल के अंदर भी। ठीक है, खाद्य जाल दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करती है, स्थिर बनाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यदि एक जीव विलुप्त हो जाए तो अन्य जीव वैकल्पिक स्रोतों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो खाद्य जाल जो है यही होता है। खरगोश को भेड़िया भी खा गया, खरगोश को वल्चर भी खा गया। ठीक है, और विभिन्न लोगों द्वारा इनका जो है पोषण वगैरह होता रहता है। तो आई होप आप खाद्य जाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला जब आपने देखा कि जीव एक दूसरे को खा रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज और समझ में आई होगी कि जो है दोस्तों, ये सब जब खाद्य पदार्थों को खा रहे हैं उसके बाद कुछ व्याधि तो होती होगी। तो इसी संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि जैव संचयन और जैव आवर्धन। इन चित्रों को आप देखते रहिएगा और कंटेंट को समझते हम चलेंगे। तो जैव संचयन यानी कि बायो एक्युमुलेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। जब कोई विषैला पदार्थ, ठीक है, चाहे वो भारी धातु हो या कीटनाशक, जीव के ऊतकों में धीरे धीरे एकत्रित हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये विषैला पदार्थ खा चुकी हैं, उसका असर थोड़ा दिखा, फिर थोड़ा और, फिर यहाँ पर ज्यादा दिखा। तो उसकी जो सांद्रता है वो समय के साथ बढ़ती जाती है, यानी कि देखिए ये जो है डेंसिटी बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ रही है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव संचयन कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया दोस्तों तब होती है जब जीव अपने वातावरण से विषैले पदार्थों को अवशोषित करता है, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से निष्कासित नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए जल में उपस्थित पारा मछलियों के शरीर में जमा होता है और उनकी जो है ऊतकों में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये वाला उदाहरण आपका यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो आई होप आपको बायो एक्युमुलेशन यानी कि जैव संचयन समझ में आया होगा। तो जैव आवर्धन भी इसी के साथ समझ लीजिए। जैव आवर्धन और जैव संचयन में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आइए समझते हैं। देखिए जैव आवर्धन, जब खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर किसी विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है। देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊपर हम जा रहे हैं, खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, तो सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसे जैव आवर्धन हम कह देंगे। ठीक है, यह तब होता है जब छोटे जीव विषैले पदार्थों को अवशोषित करते हैं और उन्हें खाने वाले बड़े जीवों में ये सांद्रता कई गुना बढ़ जा रही है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक जीव है, मछली है, इसमें सांद्रण बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। और यहाँ पर देखेंगे विभिन्न जीव हैं खाद्य श्रृंखला के अंदर, जब इन्हें खा रहे हैं तो उनमें जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। उदाहरण से समझिएगा, डीडीटी का जब हम छिड़काव करते हैं, डीडीटी एक कीटनाशक है, वो जल में घुलकर प्लवक यानी कि प्लैंक्टन्स में जमा हो जाता है। यानी प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं, जिन्हें हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिर छोटी मछलियां इसे खाती हैं और अंततः बड़ी मछलियों और पक्षियों में इनकी सांद्रता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे उनके प्रजनन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इतनी कहानी समझने के क्रम में थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा पोषण स्तर है, ट्रॉफिक लेवल है, वो क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि ये पहले समझने वाली चीज थी, लेकिन चूंकि मैंने पहले क्लास में ये सब चीजें बताई थी, तो इसलिए दूसरी क्लास में फिर इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती रहेगी। देखिए उत्पादक क्या है, हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश, वायु और ऑक्सीजन वगैरह या पोषक तत्व मिट्टी से लेकर के भोजन बनाते हैं। उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, जो कि ये पोषण स्तर का दूसरा लेवल। प्रथम पोषण स्तर है उत्पादक, द्वितीय है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, और तृतीय पोषण स्तर में जो है कि द्वितीय उपभोक्ता, और चतुर्थ पोषण स्तर में आएंगे हमारे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और इन सभी को खाएगा सर्वोच्च पोषण स्तर वाला सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, और इन सभी को डिकम्पोज करने के लिए अपघटक जो जीवाणु और कवक होते हैं, उन्हें फिर से एक बार इन सभी चीजों को मिट्टी में मिला देंगे, यानी कि ये आपका साइकिल पूरा
कंप्लीट हो गया और फिर से हरे पौधे इन्हीं तत्वों की सहायता से भोजन निर्माण करेंगे, फिर इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर जो है कि सबसे शीर्ष स्तर पे चला जाएगा। तो इसी तरह से जो पोषण स्तर है वो हमारा एक साइकिल में घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप कुछ चीजें समझने का प्रयास कीजिए। हरे पौधों ने जो है ऊर्जा के माध्यम से भोजन बनाया, इनको खा गए शाकाहारी, फिर इनको खा गए सेकेंडरी कंज्यूमर जो है कि द्वितीयक स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं, फिर इन्हें शीर्ष स्तर का एक वल्चर खा करके निपटा दिया। वल्चर बाद में मरेगा तो अपघटन की प्रक्रिया से ये सभी तत्व जो है पुनः मृदा में समाहित हो जाएंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको पोषण स्तर समझ में आया होगा। समुद्री पोषण स्तर में स्वपोषी होता है डाइटम, और उसके बाद क्रस्टेशियाई एक शाकाहारी उपभोक्ता होता है, और हीरिंग जो है एक मांसाहारी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ये समुद्री पारितंत्र का उदाहरण है। दोस्तों, अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग पोषण स्तर होता है, उसको समझिए। यहाँ पर इस साइड में ये पोषण स्तर है, यहाँ पर चारागाह बायोम में पोषण स्तर, यहाँ पर तालाब बायोम में और सागर बायोम में। इस चीज को आप समझते हुए जाइए। अभी तक आपने समझ लिया होगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक जो है चारागाह बायोम में घास होती है। प्राथमिक उपभोक्ता होता है टिड्डा, द्वितीयक उपभोक्ता होता है चूहा, तृतीयक उपभोक्ता होता है सांप, और चतुर्थक उपभोक्ता कौन से होते हैं? बाद जो बल्चर होते हैं, बाद में फिर इनका अपघटन हो जाता है डिकम्पोजर्स के माध्यम से। यही प्रक्रिया तालाब पारितंत्र में, यही प्रक्रिया सागर पारितंत्र में अपनाई जाती है। आप सब इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, इन सभी चीजों को समझने के बाद आइए थोड़ा सा हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को भी अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या है, इसे समझिए। आरेखीय रूप से विभिन्न जो पोषण स्तर होते हैं, अभी हमने ट्रॉफिक लेवल समझा, उन पर जीवों की संख्या, बायोमास या ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं। ये हमारे पारिस्थितिकीय पिरामिड। ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और क्रियाशीलता को समझने में मदद करते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों, ये जो पारिस्थितिक हमारे पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। और इन पिरामिड्स के बारे में आइए हम थोड़ा सा अच्छे से समझने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इसमें एक चीज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर लीजिएगा। ऊर्जा का जो पिरामिड होगा, यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड देखेंगे तो वो हमेशा क्या है? सीधा रहेगा। जबकि संख्या और बायोमास का जो पिरामिड होता है वो सीधे उल्टे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि संख्या के पिरामिड को समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला जो हमारा पिरामिड है वो संख्या का पिरामिड है। दोस्तों, संख्या के पिरामिड के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादकों, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न पोषण स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का एक संबंध दर्शाया जाता है संख्या के पिरामिड में। और संख्या का पिरामिड मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों प्रकार से हो सकता है। अब अगर सीधी संख्या के पिरामिड में हम समझने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि इस पिरामिड में जो बढ़ते पोषण स्तर हैं उनके साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। ठीक है, जीवों की संख्या में ये देखिए कमी होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा संख्या का पिरामिड है। ठीक है, और संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड का आधार जो है वो अत्यधिक चौड़ा होता है। ये आधार जो है आप अत्यधिक चौड़ा देख रहे हैं। ठीक है, और जो है कि शीर्ष स्तर पर अत्यधिक नुकीला हो जाता है। यहाँ पर ये चीज आप देख पा रहे हैं कि काफी नुकीला हो जाता है। घास के मैदान या तालाब में इस प्रकार का जो पिरामिड है वो हम देख सकते हैं। ये तालाब का पिरामिड और घास के मैदान के पिरामिड में भी सेम यही बातें अप्लाई होती हैं, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, उल्टा संख्या का पिरामिड भी सेम इसी तरह की बातें करता है। इसमें उल्टा संख्या के पिरामिड में क्या होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जो है पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वनों में पाया जाता है। ठीक है, जहां आप देखते हैं कि वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जीव जंतुओं की जो संख्या है वो अधिक हो जाती है। ये पिरामिड जो है आप आधार से नुकीला पाएंगे और शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा आप पाएंगे, क्योंकि उत्पादक जो एक पेड़ है उस पर जो रहने वाले जीव हैं उनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है। तो उल्टा संख्या का पिरामिड ये होता है। अब अगर आप बायोमास के पिरामिड को समझने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित जो समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन है उनका अध्ययन के लिए हम बायोमास के पिरामिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को हम सम्मिलित
करते हैं। इसमें दोस्तों सीधा बायोमास पिरामिड भी होता है, ठीक है। सीधा बायोमास पिरामिड ये आप देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों स्थल पर पाए जाने वाले अत्यधिक पारितंत्रों के लिए ये बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से भरा होता है, बड़ा आधार, ठीक है। तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर पाया जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर उल्टा जो है बायोमास पिरामिड देखेंगे तो आप इसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये बायोमास का उल्टा पिरामिड पाते हैं, क्योंकि जलीय पारतंत्र के अंतर्गत दोस्तों उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, ठीक है। उत्पादक जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूसर देख रहे हैं आप, उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, ठीक है, जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। इसमें बायोमास के पिरामिड का जो आधार होता है वो छोटा होता है, यहाँ पर आधार कम चौड़ा आप देख रहे हैं, ठीक है। और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादन के बायोमास से अधिक होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज जो है पिरामिड्स को समझ पाए होंगे। देखिए पिरामिड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अन्य चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा ऊर्जा के पिरामिड पर बात कर लेते हैं। बस चित्र आप देखते रहिएगा और चित्र के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें क्लियर यहाँ पर करते चलेंगे। देखिए दोस्तों 10% का नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए इसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। देखिए किसी भी पारतंत्र के विभिन्न जो पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा का पिरामिड सबसे उत्कृष्ट होता है, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के अमाप और भार की भिन्नताओं पर जरूरत से ज्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता। ऊर्जा पिरामिड जो है दोस्तों ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा का पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा है उसे दिखाया जाता है। इसलिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव आप सीधा ही पाएंगे, ठीक है। इस तरह से उल्टा नहीं होता ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखिए। और 10% का नियम मैंने आपको बताया, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा स्थानांतरित होगी तो वो सिर्फ 10% होगी। दोस्तों इसमें एनर्जी का फ्लो होता है खाद्य श्रृंखला में, और खाद्य पदार्थों का ऊर्जा जो है क्रमबद्ध स्थानांतरण इसमें होता रहता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो सौर ऊर्जा है उसका करीब 1% ही प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रयुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम जैव संश्लेषण कहते हैं। वास्तव में दोस्तों जैव संश्लेषण की जो प्रक्रिया है सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा के जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को ही प्रदर्शित करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए थोड़ा इकोलॉजिकल सक्सेशन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण को हम समझते हैं, ये क्या है। ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें समय के साथ किसी क्षेत्र में जैविक समुदायों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। और जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण, जिसमें निर्जीव स्थानों जैसे ज्वालामुखी या चट्टानों पर ये शुरू होता है, और दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण, जो कि पहले से मौजूद लेकिन क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। इसमें सेकेंडरी सक्सेशन को आप देख लीजिए और प्राइमरी सक्सेशन को अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। आप इसमें चित्र के माध्यम से समझेंगे। प्राथमिक अनुक्रमण में जब आप देख रहे हैं कि एक नग्न चट्टान है, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण में खाली क्षेत्र होगा, चट्टान होगी, मानव निर्मित डेल्टा होंगे, रेत के टीले होंगे, द्वीप समूह होंगे, बहते लावा होंगे, हिमोड़ होंगे आदि होता है, जहां पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं होता। ये प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में दोस्तों द्वितीयक जो सक्सेशन होता है उसके कंपैरिजन में चीजें कठिन होती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहां जो है पहले से जीवों या वनस्पति का समुदाय जो है वो नहीं हो। ये समुदाय दोस्तों आगे जो है कि पायनियर कम्युनिटी का काम करते हैं, जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाएंगे। फिर पायनियर कम्युनिटी जो है वृद्धि दर बहुत तेज कर देगी, ठीक है, वृद्धि दर बहुत तेज कर देगी, ठीक है। और जो है इनका किंतु जीवन काल जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो प्राइमरी सक्सेशन है प्राथमिक अनुक्रमण पारिस्थितिकी का वो समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा द्वितीयक अनुक्रमण पे आप ये चीज देखेंगे। हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पर पहले से मौजूद होता है पारिस्थितिकी तंत्र, लेकिन क्या होता है क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त होता है।
द्वितीयक अनुक्रमण में दोस्तों क्या होता है कि वर्तमान जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आता है। अर्थात कि जिन क्षेत्रों में पहले वनस्पति या वनस्पति समुदाय का विकास हुआ था किंतु बाद में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से उस क्षेत्र की जो वनस्पति के पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाने से वनस्पति समुदाय का पुनः विकास होता है। ठीक है, पुनः धीरे धीरे ये नष्ट हो गया मान लो, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और पुनः जो है वहां पर एक इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाता है, उसी को हम द्वितीयक अनुक्रमण की श्रेणी में रखते हैं। तो आई होप आपको अनुक्रमण अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम थोड़ा सा बायोटिक इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं जैविक अन्योन्य क्रिया, सहभोजिता, परभक्षण, सहजीविता, ये सब आप जानते होंगे। तो थोड़ा सा हम इसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। वैसे बहुत ज्यादा कोई तूफानी चीज नहीं है कि इसको मैं समझाऊं। मैं चाहूंगा कि आप आराम से इसे वीडियो को रोक करके चीजें समझते हुए आगे बढ़िए। फिर भी इसमें म्यूचुअलिज्म में आप देखते हैं कि दोनों जीवों को लाभ होता है। ठीक है, दोनों प्लस प्लस की स्थिति में होते हैं, ऐसा आप बना सकते हो। उदाहरण के लिए परागण में मधुमक्खी और फूल, ये समझ सकते हैं। सहभोजिता जो होती है, कमेंशनलिज्म जो होता है, इसमें एक जीव को लाभ होता है, ठीक है, तो इसके सामने प्लस बना दीजिए, और दूसरे जीव को न लाभ होती है न हानि होती है, यानी कि वो न्यूट्रल रहता है। इसमें गाय के पैरों से जब कीड़े उखड़ते हैं तो आपने उन्हें बगुलों को खाते जो है देखा होगा कीड़ों को, तो आप इससे जो है सहभोजिता समझ सकते हैं। वैसे ही परजीवी होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स जिन्हें हम कहते हैं। इसमें एक जीव लाभ की स्थिति में होता है और दूसरा जो है हानि की स्थिति में होता है। मच्छर और मानव आप देख लेते हैं, मच्छर खून चूस लिया, मजा आ गया, लेकिन मानव को कभी डेंगू हो जाता है या कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, शिकारी शिकार संबंध में प्रेडेशन में भी आप यही देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, तो एक को प्लस हो गया, एक को माइनस हो गया। ठीक है, शेर और हिरण की स्थिति आप देख सकते हैं। प्रतियोगिता कंपटीशन के अंदर क्या होता है, संसाधनों के लिए दो जीवों के बीच संघर्ष होता है, कभी कभी दोनों जो है माइनस की स्थिति में चले जाते हैं। ठीक है, शेर और तेंदुआ शिकार करने के लिए जब जाएंगे तो उस चीज को आप समझ सकते हैं। अमेंसोलिज्म, इसमें क्या होता है, एक जीव प्रभावित होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो एक प्रभावित हुआ, ठीक है, कुछ प्रभाव पड़ा, एक जीरो है, मतलब न्यूट्रल, जिसमें आप पेनिसिलियम कवक द्वारा बैक्टीरिया का नाश आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको जैविक अन्योन्य क्रिया और ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास से संबंधित अंत में कुछ क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, आप देखते चलिए फटाफट से। तो इसमें आप दोस्तों यूपी पीसीएस के अंदर पीवाईक्यू में ये आया कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, समुद्री जो है घास पात, आपको मैंने ये चीज समझाई होगी। खाद्य श्रृंखला में मानव कौन सा किस स्तर पर आता है, तो मानव प्राथमिक स्तर पर यानी कि घास पात भी खाता है, सब्जियां भी खाता है और द्वितीयक स्तर पर भी आता है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस के 2016 में आया। फिर इसी तरह से जो है यूपीपीसीएस के 2006 में आया, ठीक है, मेंस के अंदर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, और ये सब पीवाईक्यू का हिस्सा है। ये आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कर करके पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर यूपी लोअर पीसीएस जब हुआ करता था 2003 में, तो एक सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो समुद्र सबसे ज्यादा क्षेत्र पर है, ये एक पारितंत्र का हिस्सा है, जिसको अगली क्लास में हम पारितंत्र के प्रकार जब समझेंगे तो आपको और अच्छे से बताएंगे। यूपीएससी यानी कि आईएएस, यूपीएससी, सीएससी की परीक्षा 2013 में खाद्य श्रृंखलाओं से क्वेश्चन आया। अगर खाद्य श्रृंखला मेरे पढ़ाने के बाद आप समझ पाए होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से जो है कि आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। उसी तरह से जो है कि समुद्री पारितंत्र के अंतर्गत जो है कि डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, यहाँ पर मैंने खाद्य श्रृंखला पढ़ाते हुए आपको पढ़ाया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर उसी तरह से आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं और मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन, जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट है, उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, जो आपने कितने ध्यान से इस क्लास को लिया, उसको चेक करने के लिए बहुत अच्छा टूल है कि आप जो है उससे संबंधित क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे अनुक्रमण जो पारिस्थितिकी सक्सेशन है, ठीक है, वो अपेक्षाकृत तेज होता है। कहाँ पर, तो द्वितीयक के अंदर होता है और प्राथमिक के अंदर कम तेज होता है। उसी तरह से ये दूसरा प्रश्न भी आप कीजिए। ठीक है, प्रश्नों के अनुक्रम पर मत जाइएगा, क्रम पर मत जाइएगा कि यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप
देख पाए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड से संबंधित प्रश्न है। यहाँ आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व करिए, उसके बाद नीचे आंसर दिया हुआ है, आप आंसर को भी चेक करते रहिए। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो एल्टन ने किया था। यहाँ पर ये भी प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर पारिस्थितिकी पिरामिड क्योंकि 3 होते हैं, उल्टे सीधे, सीधे उल्टे, बायोमास के अलग, तालाब के अलग, हर तरह के, तो पिरामिड से हमने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं। तो आराम से आप पिरामिड से संबंधित प्रश्नों को करते जाइए और चीजों को समझते जाइए। देखिए, खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा जो खाने वाले कीटनाशक हैं या कुछ ऐसे जो है प्रदूषित पदार्थ खा लेते हैं, जिससे जैव संचयन, जैव आवर्धन होता है। तो अगर आपने जैव संचयन और जैव आवर्धन यानी कि बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन अच्छे से समझा होगा, तो इस सवाल का जवाब आप देने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। आराम से यहाँ पर किया क्या करिए कि अच्छे से बस सवालों को पढ़ा करिए। ठीक है, उसके बाद उनका जवाब बिना आंसर देखते हुए, आंसर आप हिडन कर दिया करिए। ठीक है, छुपा दिया करिए, ऐसे छुपा के फिर आप उन प्रश्नों को सॉल्व करिए, उसके बाद उत्तर आप आराम से देख लिया करिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास में बहुत मजा आया होगा। मैं समझता हूँ कि ये क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन देखो, क्लास लंबी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया कैसा गया वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग जो है कि इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इस क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी हमारी जो है पारिस्थितिकी तंत्र से ही संबंधित होगी, क्योंकि इकोसिस्टम एक बड़ा हिस्सा है, अभी चीजें कवर नहीं होंगी। तो अगले वीडियो में हम इकोसिस्टम के प्रकारों पर बात करते हुए नजर आएंगे, जिसमें पारिस्थितिकी के अंतर्गत समुद्री पारिस्थितिकी और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, नेक्टन, प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, ये सब चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और पोषण जो चक्र होते हैं, ठीक है, गैसीय चक्र, जलीय चक्र, दोनों हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके उससे संबंधित क्वेश्चन करा के बात खत्म कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, भारत माता की जय।